शुरू करें। आप सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार और गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर बीना काशी फाउंडेशन की तरफ से आप सभी को काशी फाउंडेशन द्वारा आयोजित महात्मा गांधी संवाद श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय संस्कृति के वैश्विक संवाहक गांधी विषय पर आयोजित चर्चा में स्वागत करती हूँ। आज हमारे चर्चा संवाद में हमारे सम्मुख जो मुख्य अतिथि उपस्थित हैं, मैं उनका संक्षिप्त विवरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी जी हैं। यदि आपके वर्तमान शैक्षणिक कार्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की जाए तो आप अभी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में बतौर वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर और साथ ही साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट स्टडी सेंटर में अनुबंधक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आप इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं और साथ ही आप मानवाधिकार व गांधी विमर्श पर विशेष कार्य कर चुके हैं। यदि आपके शिक्षा और शोध कार्य की बात करें तो आपने अहिंसा एवं शांति अध्ययन में एमए की है, जिसमें आप गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुके हैं। आप एमफिल का शोध विषय आदिवासी समाज और मानव अधिकार रहा, जिसमें पुनः आप गोल्ड मेडल से सम्मानित किए गए। आपके पीएचडी का शोध विषय भारतीय मानवाधिकार आंदोलन एक समीक्षात्मक अध्ययन रहा। इसके अलावा यदि आपकी उपलब्धियों की बात की जाए तो उसकी सूची काफी लंबी है और समय के अभाव में ये मुश्किल होगा कि मैं सभी को या सभी की बात कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं विशेष सूचियों पर आपका ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहूंगी, जो इस प्रकार है। आप पूर्व ओएसडी महामहिम राष्ट्रपति भारत के 2 राष्ट्रपतियों श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के संपादक और श्री प्रवण मुखर्जी के ओएसडी के रूप में कार्य करने का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। इसी समय अवधि में आपने राष्ट्रपति भवन में अन्य दायित्वों के निर्वहन के साथ राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के 16 पुस्तकों और श्री प्रवण मुखर्जी के 5 पुस्तकों का संपादन किया है। यदि आपके शोध कार्य की बात करें तो आपने 30 से अधिक संपादित और लिखित पुस्तकें जो विभिन्न विषयों से संबंधित रही हैं प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अलावा 75 से अधिक आलेख, 100 से अधिक संस्थाओं में सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वेबिनार में प्रतिभागिता या मुख्य अतिथि व अध्यक्ष व्याख्यान के रूप में भाग ले चुके हैं। आपको राष्ट्रीय अधिकार आयोग से क्रिएटिव राइटिंग अवार्ड व गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल से गांधी नोबल पीस अवार्ड व पॉपुलेशन कम्युनिकेशन इंटरनेशनल न्यूयॉर्क से प्रथम अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है। आप वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में भी कॉर्पोरेट जगत का अनुभव ले चुके हैं। आप नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव के ट्राइबल एकेडमी के बोर्ड में बतौर मेंबर एडवाइजर और गांधी सेंटर धुलिया में बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर रह चुके हैं। आप मध्य भारतीय और यूजीसी एचआरडीसी के प्रभावी निर्देशक दायित्व का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही साथ आप जर्नल ऑफ सोशल फोकस के अतिथि संपादक, सेतु द्विभाषी अंतरराष्ट्रीय जर्नल पिट्सबर्ग अमेरिका से प्रकाशित होने वाली पत्रिका के संपादकीय सलाहकार सदस्य और फरवरी 2019 अंक के अतिथि संपादक का कार्य मूल्यानुगत मीडिया के संपादकीय सलाहकार सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं। और आपने अभी फिलहाल 3 खंडों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवाद का संपादक, जिसका शीर्षक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साक्षात्कार पुस्तक का संपादक किया है और साथ ही श्री मोहन भागवत जी के अभिभाषणों पर आधारित अक्षय भारत का संपादन पूर्ण किया है, जो कि शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है। आपकी अहिंसा अयोग्य आंदोलन का संस्थापक, जिसकी चर्चा संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र में हो चुकी है। आप किसान आत्महत्या पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री का निर्माण 2006 में कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त आप समय समय पर भारत के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेख, समाचार पत्रों में संपादकीय पेज पर आलेख प्रकाशित कर चुके हैं। ये मैंने अपनी तरफ से एक संक्षिप्त विवरण डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी जी का अपने श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करी। तो अब मैं कार्यक्रम से शुरुआत के लिए मैं मॉडरेशन के लिए अजय को
मंच सौंपती हूँ और अजय से आग्रह करती हूँ कि वो हमारे आज के अतिथि डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी जी का स्वागत करें। धन्यवाद। धन्यवाद मीना। कन्हैया सर को मेरा प्रणाम। जिस प्रकार से बीना ने परिचय दिया और उसे संक्षिप्त परिचय कहा, तो इस हिसाब से, क्योंकि मैंने भी लिस्ट देखी है सर, बहुत बड़ी लिस्ट है इंट्रोडक्शन की, जो बिल्कुल एक एंडलेस लिस्ट है। इससे पता चलता है कि सर ग्राउंड पे आपका कितना चीजों को अनुभव रहा है। इसीलिए जब से कार्यक्रम का समय तय हुआ है, विषय तय हुआ है, तो हम सभी लोग बहुत उत्सुक हैं आपको सुनने के लिए, क्योंकि इतना अनुभव मुझे लगता है बहुत सारी डायमेंशंस को पूरा करेगा, गांधी को एक बहुत अच्छे से रख सकेगा। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हमारे श्रोता गण भी आपके वचन का इंतजार कर रहे होंगे, ज्यादा समय ना लेते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे विषय को आप, जो कि भारतीय संस्कृति के वैश्विक संवाहक गांधी है, उस पर अपने विचार रखें और हम भी कृतज्ञ करें। सर धन्यवाद। सबको नमस्कार। थैंक यू अजय जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मुझे आज आमंत्रित किया। आज सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में आमंत्रण के लिए काशी फाउंडेशन और डॉक्टर बीना जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में। अजय जी आपका भी धन्यवाद, बहुत ही सहृदय व्यक्ति आप लोग हैं। रोहित जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके साथ ही मैं आज इस मंच से जुड़े हुए सभी दर्शकों और श्रोताओं को मैं गांधी जयंती पर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, तो मैं उनके जन्मोत्सव पर भी आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके साथ ही मित्रों, आज वर्ल्ड स्माइल डे है, तो मुस्कुराना जरूर है। इस पर मैं आप सबको मैं एक बार जरूर आग्रह करूंगा कि जिंदगी में हमेशा और आज मुस्कुराइए। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात को मैं शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि आज जो विषय है कि वैश्विक संदर्भ में महात्मा गांधी की विराटता किस तरीके से देखी जाए और उनकी उपस्थिति किस प्रकार से हुई, इस पर हम अपने आप को केंद्रित करेंगे। विषय गांधी पर बातचीत करते समय हम विषयांतर हो जाते हैं, कई अन्य बातें करते हैं, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि गांधी पर ही बातचीत हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हिंदुस्तान भर में गांधी पर चर्चा हो रही है और निश्चित रूप से उस महामना को लोग याद कर रहे हैं। मैं अपनी बात की शुरुआत इस तरीके से करना चाहूंगा कि गांधी को हम किस संदर्भ में देखें और गांधी को हम किस प्रकार से पढ़ें, क्योंकि गांधी को पढ़ना और गांधी को समझना जितना लोग समझना चाहते हैं उससे कई गुना ज्यादा फिर ऐसी स्थिति आती है कि हम गांधी के किसी नए परिप्रेक्ष्य के साथ उसको देखना समझना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि गांधी वास्तव में एक विराट व्यक्तित्व तो है, वो इस तरीके का व्यक्तित्व है जिस पर आज भी बात हो रही है और सदियों तक बात होती रहेगी। मैं ऐसा मानता हूँ। मैं कुछ बातों को यहाँ पर कोट करना चाहूंगा कि एक गिलबर्ट मरे नाम की व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा था कि एक निःशक्त व्यक्ति का करोड़ों मनुष्यों पर नैतिक प्रभुत्व होना स्वतः आश्चर्यजनक है। और आइंस्टीन के बारे में आपने तो जाना ही है कि आइंस्टीन ये कहता था कि गांधी इस तरीके का व्यक्तित्व है जिस पर सदियां जो है बहुत ही आश्चर्य करेंगी। मैं हाड़ मांस की बात नहीं करूंगा क्योंकि गांधी जो है हमेशा जीवंत है। वो हाड़ मांस का पुतला रहा होगा कभी, अभी तो जीवंत है और हम सभी लोगों के बीच में वह जीवंत रहेगा। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधी को हम जिस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं उस परिप्रेक्ष्य से हम उसके तमाम पहलुओं को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। गांधी
कि जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ उनका संदर्भ है, उनके भीतर की जो सनातनता है और उनके पूरे जीवन को समझने की जो अपनी स्वयं की दृष्टि है, उसका हम सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक में अवलोकन करें तो यह पाते हैं कि गांधी बचपन में अपनी माँ से भारतीय संस्कृति को समझता है, जिसमें वो शुद्ध वैष्णव परिवार में जन्म लेता है और निश्चित रूप से माँ के साथ मंदिर जाने का भी एक जिक्र है उस आत्मकथा में। और उनकी जो प्रारंभिक यात्रा है बचपन की, वो यहीं से शुरू होती है। दूसरी बात मित्रों, मैं उनके आगे की जो पढ़ाई लिखाई है उस पर मैं बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि बात लंबी हो जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि राजा हरिश्चंद्र से वो व्यक्ति प्रभावित होता है, एक छोटा सा बालक, और श्रवण कुमार से प्रभावित होता है। फिर आगे चल करके गांधी ने जो अपने जीवन में जिन पुस्तकों का पाठ किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन पुस्तकों का पाठ एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में जो वास्तव में पढ़ने लिखने वाला है, वह किन्हीं विशेष संदर्भों में, किन्हीं विशेष विषयों में अपनी पारंगता प्राप्त करता है। लेकिन समस्या यह है, जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग का छात्र होगा तो इंजीनियरिंग किसी फील्ड को पढ़ता होगा, और कोई सोशल साइंसेस का होगा तो सोशल साइंसेस के विषय को पढ़ करके उसमें कुछ पीएचडी वगैरह करता होगा। लेकिन गांधी को पढ़ते समय आपको यह नहीं लगता कि गांधी वास्तव में हमें जिस प्रकार से अपनी तमाम संवेदनाओं को प्रस्तुत करते हुए मिलते हैं, तो यह पता चलता है कि गांधी केवल पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि वो इसको आत्मसात कर रहे हैं। गांधी ने स्वयं, मैं समझता हूं कि जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्र हैं, उन सारी चीजों को उन्होंने पढ़ा, उसको समझा और उसे आत्मसात किया। वह भारत के जो भारतीय वाङ्मय हैं उन सारे चीजों को पढ़ते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। खासकर जब हम अहिंसा और हिंसा की बात करते हैं तो गांधी हिंसा की जो तमाम अवधारणा है वह अपने धर्मशास्त्रों से लेते हैं। धर्मशास्त्रों में मैं अभी इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि चाहे वो विष्णु पुराण हो, उसमें हिंसा की वंशावलियों की बातचीत की गई है। उस तरीके से हिंसा को समझने की चेष्टा कोई व्यक्ति नहीं करता। दूसरी चीज, हमारे धर्मशास्त्र में सत्य का जिस तरीके से निष्पादन किया गया है, गांधी सत्य को समझता है, गांधी ब्रह्मचर्य को समझता है, गांधी अनुशासन को समझता है, और ये सारी चीज उसके जीवन का पाठ है। तो गांधी को पहले हम इन संदर्भों में समझे कि गांधी खुद अपने जीवन में किस तरीके से तमाम विषयों का, तमाम जो हमारे भारतीय सनातन परंपरा में है उसका किस तरीके से पाठ करता है, और उसके बाद उससे प्रेरणा लेकर के जीवन दृष्टि देने का प्रयास करता है। गांधी जब 1909 में हिंद स्वराज लिखते हैं, उसके पहले का जीवन भी उनका बहुत अद्भुत है। प्राय लोग गांधी के हिंद स्वराज और आधुनिक सभ्यता पर बातचीत करते हुए अपनी बातों को समाप्त कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गांधी जब विदेश यात्रा पर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहां पर भी वह यह कोशिश करते हैं कि शाकाहार अपने जीवन में अपनाना जरूरी है। शाकाहार के बिना उनका जीवन जो है वो सही नहीं होगा। वो विशुद्ध रूप से वैष्णव परंपरा को अपनाते हैं। गांधी को इस संदर्भ में हमें समझने की जरूरत है मित्रों कि वास्तव में वो शाकाहार को क्यों अपनाना चाहते हैं। इसके पीछे एक सबसे बड़ा ये कारण था कि गांधी ने इस बात को समझा कि शाकाहार जो है
हमारे चित्त को, हमारे मन को प्रभावित करता है। तो गांधी ये समझते थे कि अगर हम अनुशासित जीवन चाहते हैं तो अपने चित्त को, अपने मन को भी अनुशासित रखना जरूरी होगा। और शाकाहार उनका इसी का एक बड़ा परिप्रेक्ष्य है, जिसको हम देखेंगे कि वो विदेश में भी जाते हैं, वहां पर भी शाकाहारी भोजनालय में जीवन गुजारने के लिए 2 जून का भोजन लेते हैं। तो इस तरीके से गांधी के जो संपूर्ण व्यक्तित्व हैं, वह आप देखेंगे कि बचपन में जो माँ द्वारा दी गई शिक्षा है, जो उनको अपने समाज द्वारा दिया गया तमाम संदेश है, और अपने तमाम जो शिक्षाएं हैं समाज द्वारा प्राप्त हुई हैं, उसको गांधी ने बहुत ही बारीकी से अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश की। इसलिए मैं ये मानता हूं कि गांधी की जो चेतना है वह इस प्रकार से विकसित हुई कि हमें एक व्यक्ति मनुष्य बनना है, न कि व्यक्ति का स्वभाव और मनुष्य में एक विभेद दिखे, इस प्रकार से मनुष्य बनना है। तो गांधी सबसे पहले मनुष्य बनने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ी उनकी चेतना थी, ये वो सबसे बड़ी उनकी अपनी दृष्टि थी कि एक व्यक्ति मनुष्य हम किस प्रकार से हो सकते हैं। व्यक्ति मनुष्य का अर्थ ये होता है कि खुद के साथ गरिमामय जीवन जीना और दूसरों को भी जीने की जो व्यवस्था है उसमें सहयोग करना। इसके लिए आप देखेंगे कि गांधी ने जब दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर होते हैं तो वहां पर वो किस प्रकार से अपने लोगों को प्रभावित करते हैं और वह उनकी लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं। इस प्रकार से आपकी जो निरंतर स्थितियां हैं उसको आप समझने की कोशिश करें तो ये पाएंगे कि गांधी ने इन चीजों को समझने की कोशिश की कि अगर हम मनुष्य के लिए किसी प्रकार से सहयोगी नहीं साबित हो पाते हैं तो हमारा जीवन निरर्थक। इसलिए एक व्यापारी के द्वारा भेजे गए डरबन में गांधी ने केवल वहां पर मुकदमा लड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि यह कोशिश की उन्होंने कि वास्तव में हमको इस तरीके का जीवन जीना है कि यहाँ के जो गिरमिटिया समुदाय है उसको हम किस प्रकार से उन्नति दे सकते हैं, उनके जीवन को सही रास्ते पर ला सकते हैं, उनको जीवन को गरिमा में बना सकते हैं। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह होती है कि एक जीवन में मनुष्य तमाम तरीके की विसंगतियां पाल लेता है, लेकिन गांधी क्या अपने जीवन में अपने आप को सीमित नहीं कर सकते थे? उन्होंने अपने जीवन में विसंगतियां क्यों नहीं पाली? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर मान लीजिए उसके बाद भी वो इस बात की कोशिश करते हैं कि हमारी विसंगतियां हमारे साथ ना हो, लेकिन उसके साथ दूसरे के प्रति उनका जो किया गया कर्म है उसकी अगर पूरी विवेचना करें तो वह प्रेम के नियम पर आधारित जीवन जीते हैं। गांधी का जो सबसे बड़ा जीवन का सबसे बड़ा उत्पादन है वह है सत्य, अहिंसा और प्रेम। इन तीनों चीजों को सबसे पहले समझने की जरूरत है। आप जानते हैं कि गांधी बहुत अच्छे तरीके से स्वयं कहते हैं कि मैं ईश्वरवादी हूँ। वह कभी भी ईश्वर से अलग नहीं होना चाहते। ईश्वर को बाद में वह रूपांतरित कर देते हैं। रूपांतरित इस प्रकार से करते हैं कि जो ईश्वर है वह ईश्वर उनको सत्य पहले दिखाई देता है, बाद में सत्य ही उनको ईश्वर दिखाई देने लगता है। यानी अगर किसी प्रकार से मानवता की रक्षा करनी है तो निश्चित रूप से उनको यह दिखाई देता है कि हमें सत्य का ही सहयोग करना चाहिए। तो लेकिन इसके साथ ही आप उनके अहिंसा विमर्श पर जाएं तो अहिंसक उनकी जो विवेचना थी वह यह थी कि अहिंसा ही तो सत्य का एक दूसरा रूप है। यानी किसी के प्रति अगर हम हिंसा के लिए आग्रही होते हैं तो हम तो किसी न किसी तरीके से असत्य के मार्ग पर जा रहे होंगे। और उनकी अहिंसा क्या है? अहिंसा जो है प्रेम के नियम पर आधारित होती है। मित्रों,
क्योंकि अहिंसा का अर्थ ये होता है कि हम अधिकतम दूसरे के प्रति प्रेम का निष्पादन करें, प्रेम प्रकट करें। और प्रेम क्या होता है? प्रेम का मतलब, अगर हम भौतिकवादी चीजों से न सोचें और दैहिक चीजों के बारे में न सोचें, तो प्रेम तो गांधी के लिए एक विशुद्ध रूप से एक सात्विक प्रवृत्ति है, जिसमें त्याग की भावना होती है। तो गांधी अधिकतम त्याग को निश्चित रूप से हम मानते हैं कि वो अहिंसा के रूप में देखते हैं। अधिकतम त्याग जो है वो प्रेम है, और प्रेम ही अहिंसा है। इस प्रकार से गांधी की पूरी चेतना थी। और आप देखेंगे कि इस पूरे उपक्रम में उन्होंने यह जानने समझने की कोशिश की कि हम इसका मानवीकरण किस तरीके से कर सकते हैं। अहिंसा सिद्धांतों में तो ठीक होती है, लेकिन इसका मानवीकरण होना चाहिए। तो उन्होंने करुणा और दया को बहुत अच्छे तरीके से अपनाया। करुणा और दया क्या है? वह निश्चित रूप से मनुष्य का एक सहिष्णु स्वभाव है। गांधी ने पूरे जीवन में सहिष्णु स्वभाव को अपने जीवन में आत्मसात किया, और आप देखेंगे कि पूरे जीवन भर वह इसकी विवेचना करते हैं और दूसरे लोगों को यह कोशिश करते हैं कि आप भी इसको अपनाएं। आप अगर हम उनके जीवन के उत्तरार्ध की बातचीत करें, जब 1947 में भारत की आज़ादी मिली, तो गांधी चाहते तो पूरे तरीके से दिल्ली के जश्न में, दिल्ली की आज़ादी के जश्न में अपने आप को शामिल करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह नोआखाली गए, जहां पूरे तरीके से रक्तपात मचा हुआ था, जहां हिंसाएं हो रही थी। उन हिंसा को समाप्त करने के लिए गांधी वहां जाते हैं। यह सहिष्णुता का अद्भुत रूप गांधी के भीतर मिलता है। लेकिन मित्रों, आपको यह पता है, गांधी जिस तरीके से इन सारे जीवन मूल्यों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, इसके पीछे प्रेरणा क्या थी? इसके पीछे प्रेरणा निश्चित रूप से हमारे धर्मशास्त्र हैं। हमारे सनातन परंपरा में, हमारी भारतीय संस्कृति में के जो मूल्य हैं, उसको आत्मसात करने की गांधी की कोशिश थी। उसको गांधी ने जिया, और वह सहिष्णुता उन्होंने पूरे जीवन भर अपनाई। आप देखेंगे वो रस्के से प्रभावित होते हैं। वो अनटू दिस लास्ट को पढ़ करके सर्वोदय से पूरी सामाजिक व्यवस्था को बदल देने की कोशिश करते हैं। वो थोरों के पैसिव रेसिस्टेंस को जीवन में अपनाते हैं, और उसके अलावा वो टॉलस्टॉय के प्रेम के नियम को समझते हैं। तो ये समझने और पढ़ने की प्रक्रिया जो है, गांधी को पूरा विश्व में एक महान व्यक्तित्व के रूप में प्रकट करती है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इन सारी चीजों के साथ अब हम गांधी ने विश्व में किस तरीके से भारतीय संस्कृति को स्थापित किया, उसकी बातचीत करें, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जीवन को अपने अनुरूप ढालना और जीवन को समाज के अनुरूप ढालना, यह सामान्य बात नहीं होती। और जो व्यक्ति इसको आत्मसात करके और उसके बाद दूसरे को प्रभावित करना चाहता है, तो वह सबसे पहले अपने ऊपर प्रयोग करता है, उसके बाद फिर उससे प्रेरणा लोग लेते हैं। आप मित्रों देखेंगे कि जब आप एक कथा सुने होंगे गांधी जी के बारे में, कि कोई महिला अपने बच्चे को लेकर गई और उसने कहा कि गांधी जी, ये तो मेरा बेटा बहुत ज्यादा मीठा खाता है। तो गांधी जी ने कुछ दिन तक अपने खुद के ऊपर प्रयोग किया। उन्होंने कहा, पहले हमें तो अपने जीवन में पहले मुझे ही गुड़ खाना छोड़ना होगा, उसके बाद फिर हम दूसरे लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आत्मसातीकरण की प्रक्रिया और दूसरे के लिए प्रभाव पैदा करने की प्रक्रिया में गांधी एकीकरण कर देते हैं। तो ये एकीकरण की प्रक्रिया मित्रों सभी में नहीं होती है, ये महामनीषियों में ही आती है। और ऐसा अगर सभी लोग करने लगे तो वास्तव में व्यक्ति मनुष्य का निर्माण होता है। तो गांधी ने जो व्यक्ति मनुष्य का निर्माण किया, उससे लोगों को प्रभावित किया। और आप देखेंगे इसीलिए वो सदाकत आश्रम, वो फिनिक्स आश्रम स्थापित करते हैं। फिनिक्स आश्रम में जिस तरीके की जीवन पद्धति को उन्होंने अपनाया, तो वहां पर जिस तरीके का उन्होंने एक आदर्श व्रत दिया है, उसका आप अवलोकन करें तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, स्वदेशी, ये सब क्या है और यह क्यों था, इस पर आप विचार करें।
तो आप ये पाएंगे कि गांधी ने अपने जीवन को इस तरीके से एक अनुशासित ढर्रे में डालने की कोशिश की जिससे लोग प्रेरणा लें। कोई व्यक्ति यह जबरदस्ती कहे कि हम अपने कार्यों से, अपने अपने व्यक्तित्व से जबरदस्ती हम प्रभावित कर लेंगे या किसी को धन दे करके हम किसी को प्रभावित कर लेंगे, वो व्यक्ति प्रभावित नहीं कर पाता है। वास्तव में वही व्यक्ति प्रभावित करता है जो वास्तव में जीवन में अपने खुद सदाग्रही होता है, सत्य का आचरण करता है और उसके बाद ही इस प्रकार के आचार व्यवहार से लोगों को प्रभावित कर पाता है जो कि दूसरे के लिए मूल्य बन जाते हैं। आप देखेंगे कि उनका सत्याग्रह का पूरा अनुप्रयोग जो है, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका में रहा, चाहे भारत में रहा, वो पूरी की पूरी तरीके से एक जीवन पद्धति के रूप में लोग अपनाते हैं। और आज भी हम अन्ना आंदोलन तक देखें या अभी जो महिलाओं के खिलाफ तमाम महिलाओं के पक्ष में प्रतिशतता के खिलाफ जो प्रतिरोध हो रहे हैं, उसको भी आप देखेंगे तो सत्याग्रह लोग किस तरीके से कर रहे हैं। सत्याग्रह ही होना ये सामान्य बात नहीं है। सत्याग्रही होने के भी कुछ नियम हैं, उसमें आत्मानुशासन और अहिंसक होना यह सबसे महत्वपूर्ण गांधी की धारणा थी। सबसे बड़ी बात यह है मित्रों, हिंदुस्तान के अलावा दुनिया की जो स्थितियां बदल रही हैं उसमें गांधी अपने आप को स्थापित करते हैं और अपने आप को ही नहीं स्थापित करते हैं। जब मित्रों किसी देश में, किसी व्यवस्था में कोई व्यक्ति मनुष्य प्रवेश करता है तो अपने साथ अपने जीवन मूल्य और संस्कृति को ले ही जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हम किसी विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में प्रतिनिधित्व करते हैं या किसी सम्मेलन में हम विदेश में जाकर के सम्मेलन में भाग लेते हैं तो हम अपने संस्थान का, अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो गांधी जिस तरीके से अपने आप को पूरी दुनिया की सभ्यता विमर्श में ले जा रहे थे तो वह भारतीय संस्कृति का वहां पर निष्पादन कर रहे थे, भारतीय संस्कृति को भी ले जा रहे थे। इस तरीके से हम देखते हैं कि गांधी केवल भारत का नहीं हुआ, पूरी दुनिया का एक महान व्यक्तित्व बन गया। आप देखेंगे कि चाहे नेल्सन मंडेला हो, मार्टिन लूथर किंग हो या अभी भी दुनिया में जितने भी अपने अपने देश के गांधी लोग बन गए हैं, उन लोगों की प्रेरणा का स्रोत गांधी क्यों होता है। और आप देखेंगे, जब आपको मैं बताना चाहता हूं कि मार्टिन लूथर किंग जब भारत में अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के लिए आए थे तो वह गांधी जीवन पद्धति को अपनाना शुरू करते हैं। अपने देश में जाकर के सिविल नाफरमानी के लिए जो कार्य करते हैं, सिविल राइट्स मूवमेंट का जो उन्होंने काम किया, उसको आप देखेंगे तो पूरे अहिंसक सभ्यता के साथ उन्होंने उसको स्थापित किया और उसके माध्यम से मार्टिन लूथर किंग द्वितीय दुनिया में मशहूर हुई। आप बराक ओबामा को देखिए। हम इन लोगों की बात कम करना चाहेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर विनोबा भावे को याद करना चाहेंगे। विनोबा भावे ने पौनार आश्रम जिस तरीके से स्थापित किया और वहाँ की जीवन पद्धति को जिस तरीके से संचालित किया, तो आप यह देखेंगे कि वहाँ की जो महिलाएं हैं वो पूरी तरीके से गांधीयन कल्चर को, गांधीयन संस्कृति को अपना रही है। गांधीयन संस्कृति क्या हो गई, आज भारत की संस्कृति हो गई। ये कम बड़ी बात नहीं हो सकती है, भारत के लिए बहुत गर्व की बात हो सकती है। और आज अगर पूरी दुनिया में अहिंसक सभ्यता इस प्रकार से है, इस प्रकार से कायम होने की चेष्टा कर रही है, तो उसके पीछे कहीं न कहीं गांधी है। और गांधी की स्वीकारोक्ति तो अब संयुक्त राष्ट्र ने भी मान लिया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में अपनाने का जो और सबको उसको सेलिब्रेट करने का जो मौका दिया है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय परिदृश्य में। तो मित्रों, इसके साथ अब मैं कुछ उन चीजों को रेखांकित करना चाहूंगा जिसके कारण आज गांधी अगर आज के समय में होता वो दुखी होता, क्योंकि अब व्यवस्थाएं बदल रही हैं। गांधी जिस तकनीकी का विरोध करते थे उस तकनीकी के माध्यम से हम अपनी पूरी सभ्यता को बदलना चाहते हैं। ये सभ्यता बदलने की जो पराकाष्ठित चेतना है पूरे हिंदुस्तान में और पूरे दुनिया भर में, ये बहुत ही विचित्र सी हो गई है मित्रों। और इससे भारतीय सभ्यता किस तरीके से
समस्या में आई है और दुनिया की सभ्यता किस तरीके से समस्या में आई है, इसका मैं अगर जिक्र करूं तो आप ये देखेंगे कि दुनिया भर में हथियारों की खरीद फरोख्त बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। परमाणविक शक्ति सभी राष्ट्र हो जाना चाहते हैं। ये क्यों हो जाना चाहते हैं? क्योंकि उनको अपनी संप्रभुता का डर है। संप्रभुता का डर इस तरीके का है कि एक नहीं, दो नहीं, वो कई कई बार परमाणविक प्रक्षेपण करते हैं, उससे हमारे पर्यावरण का नुकसान होता है। तो एक तो मनुष्य का नुकसान हो रहा है, दूसरे प्रकृति का नुकसान हो रहा है। तो गांधी के देश में और गांधी के अब विश्व में, गांधी के देश में हम बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि गांधी एक वैश्विक व्यक्ति है। तो गांधी के विश्व में इस तरीके की जो परमाणविक हथियारों की होड़ लगी हुई है, ये पूरी तरीके से सभ्यता को हिला देने वाली है। दूसरी तरफ कारपोरेट घराने जिस तरीके से बाजारवाद के माध्यम से हमारी सभ्यता को समाप्त करना चाहते हैं और भारतीय सभ्यता जो कि सनातन परंपरा थी उसको कुचल देना चाहते हैं, उस पर भी आपको गंभीर तरीके से सोचने की जरूरत है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जेल हमारे दुनिया भर में इस तरीके से बनाए जा रहे हैं जैसे वो उद्योग धंधे हों। जेल आदि क्यों बनाए जा रहे हैं? जेलों के बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? इसका मतलब कि कैदी होंगे, और कैदी होने का मतलब क्या है? हिंसा होगी। बिना हिंसा के तो कैदियों की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति मनुष्य जो है वो हिंसा का शिकार होते जा रहा है और हिंसा उसकी प्रवृत्ति में आती जा रही है। यह सबसे बड़ी विडंबना है कि हम जिस भारतीय मनीषा को आज याद कर रहे हैं, उस देश में और दुनिया के तमाम देशों में इतनी बड़े मात्रा में जेलों का उत्पादन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये भारतीय सभ्यता है या ये दुनिया की सभ्यता है? ये मुझे समझ बात नहीं आ रही। दूसरी बात मित्रों, गांधी जी ने ये कहा था कि हम एक तरीके से तकनीकी का विरोध करना चाहते हैं, और तकनीकी का विरोध उनका, उसके पीछे एक लॉजिक थी कि हम इन तकनीकी के माध्यम से रोजगार को खत्म कर देंगे। रोजगार को खत्म कर देंगे इसका मतलब क्या होता है कि तकनीकी जो है कम लोगों के द्वारा अपना काम चला लेगी और उसके बाद फिर हम निश्चित रूप से बहुत सारे बड़े समुदाय को बेरोजगार कर देंगे। तो जो आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर विश्व की बात हम अगर सोचें तो यह गांधीयन परिप्रेक्ष्य में पूरी परिकल्पना हो जाएगी। इसलिए गांधी आज के समय में होते तो उनके आंख में आंसू जरूर आते। मित्रों, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि गांधी राम से प्रेरणा लेते हैं। राम कौन है? राम करुणा का प्रतीक है। राम एक व्यक्ति मनुष्य होने का प्रतीक है। वो एक महामानव और एक मर्यादा पुरुषोत्तम होने का प्रतीक है। गांधी ने बुद्ध से भी लिया, बहुत कुछ लिया। उन्होंने करुणा का जो प्रेम का संदेश है बुद्ध से भी लिया। हमारे भारतीय वाङ्मय में जितने भी सत्य और करुणा के निष्पादन है वहां से उन्होंने इसका आत्मसातीकरण किया था। लेकिन महावीर से उन्होंने बहुत सारे अहिंसा के धर्म को समझा। लेकिन उन सारी चीजों को समझ करके अगर वह जीवन में व्रत के माध्यम से अंग्रेजों की पूरी गुलामी को समाप्त करना चाहते हैं तो इसके पीछे की मंशा को आप सोचिए। आपको यह लगेगा कि गांधी इस तरीके का व्यक्तित्व है जो किसी प्रकार से हिंसा का आग्रही हो ही नहीं सकता। और उसके बाद आप देखेंगे कि जब चौरी चौरा कांड हो जाता है तो पूरे तरीके से उन्होंने पूरे मूवमेंट को वापस ले लिया और एक तरीके से आंदोलन की रिक्तता आ गई। ये बात सही है कि गरम दल और नरम दल के लोग भारत को जिस तरीके से देश में एक द्वंद्व पैदा कर रहे थे उसको गांधी अपने हिसाब से समझ रहे थे। गरम दल के लोग भले ही भारत को अपने तरीके से आजाद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गांधी निश्चित रूप से जिस पैमाने पर अपने आंदोलन को आगे ले जाते हैं तो वह एक मिसाल के रूप में कायम होता है। गांधी वास्तव में सत्याग्रही ही हो सकते हैं। और आप देखेंगे कि उन्होंने जो पूरी अपनी बड़ी अवधारणा अहिंसा की थी उसको उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में प्रयोग किया
और पूरे देश के लोग जेल में आंदोलन के जरिए गिरफ्तारियां देने लगे। वे चाहते तो रक्तपात करते, लेकिन रक्तपात नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि रक्तपात हमारे देश में तब हो गया जब भारत दो खंडों में विभक्त हो गया। तो मित्रों, जो मिली जुली हमारे यहाँ की सभ्यता है, संस्कृति है, उसमें रक्तपात की स्थिति आ गई। उस समय गांधी जरूर दुखी हुए और नोआखाली में जाकर के सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि गांधी जो जिस अहिंसक सभ्यता के साथ आगे बढ़ रहे थे, उसमें आप इस तरीके की भावनाओं को समझिए कि गांधी इन मूल्यों को किस समाज और किस व्यवस्था की तरफ ले जाना चाह रहे थे। आज जब हम तमाम बांधों का विकास हो रहा है तो उसमें देख रहे हैं कि विस्थापन हो रहा है, दुनिया में रिफ्यूजीज की संख्या बढ़ रही है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण को आप समझें। दूसरा, दुनिया भर के तमाम विश्व के लगभग 20 देश जो है अनवरत हर साल युद्धरत हैं। आप देखिए कि अगर युद्धरत विश्व है तो उसमें किस चीज की आवश्यकता है? तो निश्चित रूप से हम शांति की बात करते हैं, लेकिन शांति कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। शांति इस तरीके से नहीं हो सकती कि हम वचन से शांति चाहते हैं। कर्म से शांति कैसे हो सकती है? उसके लिए गांधी का जो जीवन मूल्य है, अहिंसा, उसकी संवेदना और उसके आत्मसातीकरण की जो प्रक्रिया है, इन सारी चीजों को हमें क्रोनोलॉजी में समझना पड़ेगा, क्योंकि इसकी क्रोनोलॉजी, अगर हम इस क्रोनोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम निश्चित रूप से किसी भी तरीके से गांधी के प्रति जो गांधी चाहते थे उसको तो हम नहीं कर सकते। करुणा के लिए गांधी ने एक निश्चित रूप से आप देखेंगे कि परचूरे कुटी जो सेवाग्राम में बनी हुई है, उसमें परचूरे की सेवा करने के लिए वो स्वयं जाते थे। वो कुष्ठ रोगियों की सेवा करने के लिए स्वयं जाते थे। उसके पीछे क्या भाव था? आप इस बात को समझिए कि करुणा की संवेदना थी। तो मैं समेकित रूप से गांधी को अगर देखूं और गांधी को अगर पढ़ूं तो यह मैं कह सकता हूं कि गांधी एक कई तरीके के जो संवेदना के अंतर्जाल होते हैं, उन सारे चीजों को एक साथ प्रकट करते हैं। और मित्रों, कोई व्यक्ति जब इन सारी चीजों को एक साथ प्रकट करता है तो दूसरे लोगों को प्रभावित करता है। वैसे संदर्भ में आज अगर गांधी को स्थापित माना जा रहा है, गांधी की सनातनता को समझा जा रहा है, गांधी की सभ्यता विमर्श को समझा जा रहा है, तो उसके पीछे गांधी की पूरी जीवन पद्धति है। और इसीलिए गांधी पूरे विश्व में एक बड़े व्यक्तित्व के रूप में और भारतीय संस्कृति के संस्थापक के रूप में स्थापित होता है। तो मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जो अभी राज्य हिंसक होते चले जा रहे हैं, जिस तरीके से उनकी सीमाएं एक दूसरे राज्य के सीमाओं को कुचल देना चाहती हैं, उस पर आधिपत्य जमा लेना चाहती हैं, यह बाउंड्री जो है वह गांधी कभी नहीं चाहते थे। यद्यपि गांधी के समय में ही भारत और पाकिस्तान दो भागों में बटा और यह गांधी के लिए सबसे बड़ी दुखद घटना थी। लेकिन इन घटना के पीछे वो क्या उद्देश्य लेकर के चल रहे थे? एक संवेदना थी। उन संवेदना क्यों हमारे लिए आज महत्वपूर्ण हो गई है, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। मैं यहाँ पर मित्रों गांधी के जो और दूसरे विचार हैं उस पर अगर मैं ध्यान दूं तो गांधी ने पूरे जीवन में जिन अनुशासनों को लेकर के बात की, तो आप देखेंगे कि गांधी के माध्यम से आज हम योग को भी समझ रहे हैं। योग और जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है वह आज हमारे बीच में महत्वपूर्ण हो गई। उसके अब लॉजिक को आप समझिए कि कोविड-19 के समय में प्राकृतिक रूप से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसके माध्यम से हम
कोविड-19 को भी हराने के लिए बहुत सारे उपक्रम किए हैं। भारत सरकार ने हमारे ही देसी पद्धति से इलाज के लिए बहुत सारे गाइडलाइंस तैयार किए हैं। तो गांधी जिस तरीके से सॉरी फोन आ गया था एक, पता नहीं, डोंट डिस्टर्ब भी मैं किया हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक ऑर्नेस्ट वॉकर नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने गांधी के जिन संदर्भों को समझा है, उन्होंने कहा है प्रीति और तीर्थस्थ कर्म गांधी की संवेदना थी। उन्होंने कर्म मात्र में हिंसा का परिहार किया था और उसके अलावा वो लिखते हैं कि दिमाग से नहीं प्रत्युत हाथ से बने कार्यों को गांधी मानते थे। इसलिए आप देखेंगे कि आज जो आत्मनिर्भर भारत की बातचीत की जा रही है, उसमें हम हाथ से फिर निर्मित तमाम चीजों की ओर लौट रहे हैं। तो गांधी वास्तव में हमें उन सभ्यता से निकालता है और नई सभ्यता में भी अपने द्वारा प्रतिपादित अपने देशज चीजों को आगे ले जाने का आग्रही है। इस प्रकार से मित्रों, मैं यह मानता हूं कि गांधी की पूरी संवेदना हिंसक सभ्यता के खिलाफ, बर्बरता के खिलाफ और तमाम युद्ध और उन्माद जो हैं उसके खिलाफ एक बड़ी उनकी अवधारणा है, जिसको समझने की जरूरत है। पूरे देश में और दुनिया भर में जो अशांति की स्थिति है, उसमें चाहे मलाला हो, चाहे शिरीन इबादी हो, चाहे इस तरीके के जो भी बड़े लोग कार्य कर रहे हैं, वो गांधी से प्रभावित हो रहे हैं। और गांधी से प्रभावित हो रहे हैं, इसका मतलब भारतीय संस्कृति का वहां पर किसी न किसी तरीके से एक प्रवेश है और उसको आत्मसात करने की प्रक्रिया है। नेल्सन मंडेला जब भारत आए थे तो उन्होंने गांधी के राजघाट पर जाकर के उन चीजों को समझने की कोशिश की। और क्योंकि आप देखेंगे कि पूरे दक्षिण अफ्रीका में जिस तरीके से उन्होंने एक सत्याग्रही आंदोलन के माध्यम से वहाँ उस देश को आज़ाद कराया और स्थितियाँ जो वहाँ पर एक आम जो जन सरकार हो सकती है उसको स्थापित किया, जिसके पीछे गांधी की प्रेरणा है। तो गांधी की प्रेरणा जो है वो वैश्विक संदर्भ में हमारे बीच आज है और हमेशा बनी रहेगी। लेकिन इन चीज़ों के साथ हमें इस बात को कोशिश करनी है कि हम आज अगर 2 अक्टूबर को गांधी के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं एक व्यक्ति मनुष्य होना चाहते, क्यों नहीं अहिंसा के प्रति आग्रही होना चाहते, और क्यों हम रोज झूठ का उत्पादन कर रहे हैं। झूठ का उत्पादन जो होता है वो पूरी सब, तो झूठ का उत्पादन और बाजार की हिंसा, इन्होंने पूरी तरीके से गांधीयन कल्चर को बहुत ही मिसयूज भी किया है और डिस्टर्ब भी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम औपनिवेशिक सभ्यता से तो किसी तरीके से संघर्ष कर लिए, लेकिन आज की जो सभ्यता विमर्श है उससे हम किस प्रकार से संघर्ष करेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। और गांधी इसके लिए निश्चित रूप से हमारे सामने एक बड़े शख्सियत के रूप में प्रकट होता है। हमारी ये कोशिश होगी, एक मिनट, इसीलिए मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक कोशिश कर रहा हूं कि अहिंसा आयोग की स्थापना हो। जिस प्रकार से भारत में मानवाधिकार आयोग और दुनिया भर में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई है और मानवाधिकार पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए मैंने एक आंदोलन शुरू किया है अहिंसा आयोग की स्थापना, जिसको लेकर के संयुक्त राष्ट्र में बहस हुई, जिसका अभी बीना जी ने जिक्र किया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस वैश्विक संदर्भ में गांधी को समझना चाहते हैं वह आज हम किस तरीके से आत्मसात कर सकते हैं, इस पर जरूर सोचने की जरूरत है। और हर एक युवा में असीम संभावना होती है और हर एक युवा
अपने आप में कोई गांधी है, कोई सुभाष है, कोई इसी तरीके का एक महामानव है, लेकिन उस असीम संभावना को लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि छोटी सी लालच व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूरी तरीके से चेंज कर दे रही है। हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हम जीवन में क्या एक अध्यापक बनना चाहते हैं, हम जीवन में क्या एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्या हमारी लिमिटेशन यहीं तक है, या हम वकील बनना चाहते हैं, क्या हमारी लिमिटेशन यहीं तक है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि गांधी के साथ अगर हम पूरी दुनिया को बदलने की चेष्टा करना चाहते हैं तो हमें खुद अपने जीवन को इस तरीके से प्रोत्साहित करना पड़ेगा, खुद प्रोत्साहित करना पड़ेगा, और खुद की किए गए संकल्प जो है वो व्यक्ति को महान बनाते हैं। यह भी प्रेरणा हमें गांधी से मिलती है, क्योंकि अगर वह यह सोचे होते कि हम डरबन में यह बड़े आंदोलन नहीं चला सकते, वो यह सोचे होते कि हम हिंद स्वराज में जो लिख रहे हैं इसके खिलाफ हमें किसी न किसी तरीके से जेल जाना होगा, तो दुनिया भर में जितने भी बड़े आइकॉनिक फिगर हैं मित्रों, मैं यह मानता हूं कि उन्होंने रिस्क लेना, जीवन में बहुत बड़ी चुनौती को स्वीकार करना, इसको सीखा है। और जो चुनौती को स्वीकार करता है, जो रिस्क लेता है, वह दुनिया में कुछ कायम करता है। अगर मलाला को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया तो उसको बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से नकार दिया, लेकिन रिस्क लेने का जो आग्रह है, जो खुद के प्रति एक दृढ़ निश्चय है, उसको समझने की जरूरत है। गांधी पूरे दुनिया में निर्भयता का संदेश देते हैं। निर्भयता जो है उसी के कारण दुनिया भर में मित्रों आंदोलन चल रहा है। तो गांधी निर्भयता की संस्कृति देते हैं, अहिंसक संस्कृति देते हैं, उसके अलावा सत्य की संस्कृति देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हम झूठ के आंदोलन में शुरू हो अपने आप को खड़ा कर लेते हैं, उससे हमारा व्यक्तित्व और हमारे मन की जो चेतना है उन दोनों प्रभावित हो जाती हैं, और इससे हम कहीं न कहीं अपने जीवन को जो दिशा देनी चाहिए उससे हम अलग हो जाते हैं। तो इसलिए जो हमने भी एक रिस्क लिया है, अहिंसा आयोग जो है इतना आसानी से नहीं बनेगा पूरी दुनिया भर में, और इसको हम निश्चित रूप से मैं आप सबका आह्वान करना चाहूंगा कि आप लोग हमारे आंदोलन से जुड़े, और हम इसके लिए भूख हड़ताल भी करेंगे, इसके लिए अनशन भी करेंगे, ग्लोबल मार्च भी करेंगे, जो भी व्यवस्था हो सकती है उसके लिए हम तत्पर होंगे। और मैं तो पूरे भारत के सभी लोगों में एक असीम संभावना देखता हूँ। सभी लोग अपने अपने हिस्से का अगर गांधी बनना चाहें तो बन सकते हैं, और गांधी अपने अपने हिस्से का बनने का मतलब यह है कि उनको खुद से शुरू करना पड़ेगा, जो उन्होंने खुद से शुरू किया था। इस तरीके से गांधी की जो विराट चेतना है वह हर व्यक्ति के भीतर आज इस तरीके का आंदोलन क्यों नहीं प्रेरित कर पा रही है, हर एक आत्मा को क्यों नहीं उद्वेलित कर पा रही है। यह निश्चित रूप से एक बड़ा लेखना है हमारे बीच में, एक बड़ी रिक्तता है जिसको हमें समझने की जरूरत है। और निश्चित रूप से मैं जो काशी फाउंडेशन है उसका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग गांधी पर विमर्श कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह एक आपका एक सत्याग्रह है और अपने आप का अजूबा सत्याग्रह है, लेकिन उसके साथ आपके भीतर निर्भयता भी होनी चाहिए और इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि आप जीवन में जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप रिस्क जरूर लेंगे। बिना रिस्क लिए कोई भी हिंदुस्तानी व्यवस्था, आप देखेंगे महाभारत को, आप देखिए वहां भी रिस्क लिया गया। आप भारतीय पूरी परंपरा को देख लीजिए, सनातन परंपरा को, हर व्यक्ति रिस्क लिया है, चाहे वह विश्वामित्र हो, चाहे वशिष्ठ हो, चाहे परशुराम हो, चाहे जितने भी मतलब संत महात्मा ऋषि महर्षि इस तरीके के लोग भी हमारे बीच में आते हैं, तो उन लोगों ने भी रिस्क लिया। और टेक्नोलॉजी जो देने वाले लोग हैं वो भी रिस्क लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ा रिस्क जो लिया गया है चाइना द्वारा, वह हमारे लिए सबसे बड़ा घातक हो गया है। उसने जिस वायरस को उत्पादित किया उससे पूरी की सभ्यता जो है आज बहुत ही व्याकुल है कि हम किस तरीके से अपने आप को बचाएंगे। कोविड-19 का जो रिस्क है
वह बहुत ही खतरनाक है। तो रिस्क लेना दो तरीके का होता है, एक तो आप सापेक्ष लेते हैं और एक निश्चित रूप से नकारात्मक लेते हैं, जो कि इस तरीके की स्थिति पैदा करती है कि पूरी मनुष्यता ही खतरे में आ जाती है। तो नकारात्मक चीजों से बचने के लिए भी गांधी कहीं न कहीं प्रेरणा का स्रोत है। और वह इस तरीके का भी है कि नकारात्मकता जिस तरीके से हमारे देश में आप देखेंगे उनके आंदोलन में, तो जिस तरीके से अंबेडकर पूरे की पूरे तरीके से एक व्यवस्था के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे थे, गांधी ने ये कोशिश की कि हम किसी न किसी तरीके से अंबेडकर के साथ जुड़ करके कार्य करें। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी उन सारी चीजों को मान लेते हैं और एक तरीके से एक सहिष्णु संप्रदाय की स्थापना करते हैं। तो गांधी जो वैश्विक परिदृश्य में अगर हम आप देखें तो गांधी अहिंसक संस्कृति के साथ एक सहिष्णु संस्कृति का भी प्रतिवेदन करता है और उसके प्रति आग्रही है। तो वैश्विक संदर्भ में जो गांधी की आज जो स्थापना है वो यह है कि हम अहिंसा के प्रति आग्रही हों, हम सत्यान्वेषी हों, हम आत्मबल को आगे लेकर के बढ़ें, उसके साथ हम निर्भयता के साथ खड़े हों, उसके साथ उन्होंने यह भी कोशिश की कि हम सेवा और शुश्रूषा के साथ देश को नहीं दुनिया को संदेश देंगे। तो इस प्रकार से गांधी को हम केवल आंदोलनों के जरिए न जाने, गांधी ने किस तरीके से दुनिया को प्रभावित किया और यह जो चेतना है करुणा का, दया का, प्रेम का, अहिंसा का, सत्य का, आस्थे का, अपरिग्रह का दुनिया के समक्ष रख देना, ये बड़ी बात होती है। यह एक हमारी संस्कृति का निर्माण करती है, यह हमारी चेतना को वहां प्रदर्शित करती है। तो गांधी को हम इस तरीके से न समझें वह एक आंदोलनकर्ता थे, वह एक महामानव थे, बल्कि इस प्रकार से हम कह सोचें कि वो एक सभ्यता के बड़े पैरोकार हैं जिसमें इन तरीके की अभिव्यक्तियों की हमें उपस्थिति मिलती है। तो मित्रों, गांधी के तमाम पक्षों को हम बात करते हुए हम यहाँ पर यह भी बातचीत करना चाहेंगे कि उन्होंने जिस प्रकार से पुरुषों को लेकर के आगे कार्य किया, उसी तरीके से उनके जीवन में कस्तूरबा का बड़ा स्थान है और कस्तूरबा ने भी उनको बहुत ही जीवन भर सहयोग किया। तो एक स्त्री को साथ में लेकर के अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना, आजकल तो ऐसा होता है कि शादी होने के बाद लोग नौकरी के चक्कर में लग जाते हैं और किसी तरीके से जीवन यापन के चक्कर में लग जाते हैं। एक स्त्री उनके लिए संकट बन जाती है, लेकिन गांधी के लिए क्या यह स्त्री संकट थी? नहीं थी। उन्होंने हमेशा कस्तूरबा को साथ रख करके सहधर्मी के रूप में आगे बढ़ने की कोशिश की। यह भी एक संस्कृति है। तो गांधी अपने जीवन के द्वारा पूरी दुनिया को एक सभ्यता विमर्श में ले जाते हैं और उसके साथ ही जिस संस्कृति को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूँ कि वह उनके जीवन के अपने अनुप्रयोग, अगर वह शौचालय की सफाई करना चाहते हैं तो उसके पीछे यह उद्देश्य है कि नहीं, हमें अपने कार्य खुद करने चाहिए। वह अगर बुनियादी शिक्षा को लेकर के आग्रही है तो इसका मतलब यह है कि कौशल युक्त समाज की स्थापना करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारे यहाँ अभी मनरेगा की योजना है वो हमारे यहाँ नहीं स्थापित थी, इसको मनमोहन सिंह जी ने अमेरिका से लाया था। तो यह जो श्रम की पद्धति है, श्रम की शिक्षा है, वह हमारे यहाँ जरूर विकसित होती है। हमारे यहाँ के बहुत सारे आध्यात्मिक उत्पादन जो है वो दुनिया भर के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गए। इसीलिए आप देखेंगे कि मीरा, जो कि गांधी जी के साथ रहने के लिए सेवाग्राम वापस चली आई थी अपने देश को छोड़ करके, मैडलिन शायद उनका नाम था, वो पूरी तरीके से अपने देश को छोड़ देती हैं और उनके साथ ही आश्रम में रहने की कोशिश करती हैं और उसी तरीके के प्रार्थना में वो शामिल होती हैं जिस प्रार्थना में लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लोग शामिल होते थे। और उसके साथ ही मित्रों, गांधी ने कभी भी एक धर्म को लेकर के कोई बात नहीं की। वह वैष्णव जरूर थे, वो जीवन भर कहते रहे कि मैं राम को मानता हूँ, मैं वैष्णव को मानता हूँ, लेकिन
वो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। यह भी अगर सभ्यता पूरे दुनिया भर में विकसित हो तो कैसी दुनिया होगी, आप इसकी कल्पना करें। उसके साथ ही आप देखेंगे कि उनके उनके प्रार्थना सभा में गाए जाने वाले गीत किस प्रकार से थे। उनकी प्रार्थना सभा में गाए जाने वाले गीत में रघुपति राघव राजा राम, ये गीत थे। पतित पावन सीताराम, उसके अलावा वैष्णो जन तो तेने रे कहिए, पीर पराई जाने रे, ये सब क्या है? एक दृष्टि है, एक दर्शन। तो गांधी की जो संवेदना है वो किस प्रकार से एक आश्रम से विश्व की संवेदना बन जाती है। आपको पता होगा, या शायद मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ कि वैष्णो जन तो तेरे रे कहिए, इस गीत को 157 देशों के संगीतकारों ने एक साथ मिलकर के गाया। ये सामान्य बात नहीं है, कि भारत के लिए और गांधी के लिए और हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। और उस गीत में ऐसी क्या संवेदना है कि वो उस लोग सभी लोग इसी अनुभूति में अपने अपने देशों में गाना चाहते हैं और अपने अपने लोगों को बताना चाहते हैं। मित्रों, भारतीय संस्कृति और सभ्यता इस तरीके की रही है कि उसको सनातन संस्कृति के रूप में ही माना गया, सबसे प्राचीन संस्कृति के रूप में माना गया। अब हम जिस सभ्यता के साथ बढ़ रहे हैं उसमें बुद्ध जो है पूरे एशिया का एक प्रज्वलित दिमाग के रूप में हमारे सामने प्रकट हुआ, एक करुणा और दया के प्रतिमूर्ति के रूप में स्थापित हुआ। हम आज ये कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे, आने वाली जो सदियां हैं वह कहीं न कहीं गांधी को उसी तरीके से लेगी जैसे बुद्ध को लेती है। जिस प्रकार से राम पढ़े जाते हैं उसी तरीके से गांधी पढ़े जाएंगे, क्योंकि ये पढ़ने लिखने की जो सभ्यता है यही हर प्राणी को मनुष्य बनाती है और प्रकृति के साथ साहचर्य का और उसके साथ साहचर्य का धर्म सिखाती है। इस तरीके की जो चीजें हैं वह कल्पित नहीं हो सकती हैं। आज हम यह जरूर कह रहे हैं कि गांधी एक व्यक्ति थे, एक महामानव थे, लेकिन हो सकता है कि आज से 500 साल बाद गांधी मिथ के रूप में प्रस्तुत किए जाएं, जैसे हम राम को प्रस्तुत करते हैं, जैसे हम कृष्ण को प्रस्तुत करते हैं, या जो हमारे धर्मशास्त्रों में तमाम जो नायक है उसके बारे में हम कहते हैं कि नहीं, यह तो था ही नहीं, ये तो थी ही नहीं, ये तो मिथ है। तो इस तरीके से मैं मानता हूं कि ये सस्टेनेबल व्यवस्था जो है उसको आप समझिए कि एक व्यक्ति जो है अपनी सस्टेनेबिलिटी इस प्रकार से बड़ा कर लेगा, ये सामान्य बात नहीं होती। और आज दुनिया भर में जब संयुक्त राष्ट्र SDG 2030 की बात कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर पूरी दुनिया भर में गरीबी और अमीरी की खाई खत्म करने की बात की जा रही है, तब भी गांधी का जो पूरा व्यक्तित्व है वो इस प्रकार से हमारे सामने प्रकट होता है कि हम निश्चित रूप से गरीबी खत्म कर सकते हैं, लेकिन वह स्वावलंबी बनकर के ही खत्म कर सकते हैं। इस प्रकार से मित्रों, पूरी दुनिया में गांधी का जो व्यक्तित्व है, जो उनका स्वभाव है, उनकी जो पूरी चेतना है, वह अपने आप में थी और इसीलिए वो पूरे विश्व में एक वैश्विक संस्कृति के रूप में गांधी स्थापित होते हैं। मैं समझता हूं कि अब समय समाप्त भी लगभग होने वाला है, तो मित्रों, काशी फाउंडेशन से जुड़े हुए ऊर्जस्वी और प्रतिभाशाली लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुझे आप लोगों से बहुत आशाएं हैं और दुनिया के तमाम युवाओं से आशाएं हैं कि आप लोग अपने खुद के जीवन में एक बड़े व्यक्तित्व के रूप में प्रकट होंगे, अपने आप को स्थापित करेंगे, सत्यान्वेषी बनेंगे, झूठ का आलंबन लेकर के आगे बढ़ने की नहीं कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये लगभग गांधी ही बोल रहा है। तो इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप लोगों ने हमें समय दिया और हमें सुनने की कोशिश की। मैं किसी अन्य विषय पर आप लोगों से फिर मुखातिब होऊंगा और ये कोशिश करूंगा कि किसी अन्य विषय पर हम बातचीत करें। खासकर हम चाहेंगे कि अगर दुनिया पूरी तरीके से हैप्पीनेस चाहती है तो वो भी गांधी को आत्मसात करें, क्योंकि अल्टीमेट हमारा गोल जो है वो हैप्पीनेस है और हैप्पीनेस हमें अहिंसक होने से ही मिल सकती है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका नमस्कार। धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा सर। गांधी को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गांधी को हर जगह पे, हर विश्वविद्यालय में, हर डिपार्टमेंट में, हर जगहों पर गांधी को पढ़ा था। और जैसे जैसे समय आता जा रहा है गांधी बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। और आप देखेंगे चीजें अहिंसा के रूप में, स्वदेशी के रूप में, ट्रस्टीशिप के कॉन्सेप्ट के रूप में, आधुनिकता के विचार के रूप में हम गांधी को फॉलो करने लगे हैं। कई बार चीजें पैराडॉक्सिकल भी होती है, जैसे स्वदेशी हम लोग कैसे हो सकते हैं, लेकिन उसका भी विचार आया है कि स्वदेशी भी आप वहां तक रहिए जहां तक चीजों का, आप अगर बाहर से चीजों को इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो उन चीजों का इम्पोर्ट करिए जिसमें आप सक्षम नहीं। तो स्वदेशी ये भी है ना। स्वदेशी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपने आप को एक सीमाओं में सीमित करें। और इसके साथ आधुनिकता का विचार भी बड़ा पैराडॉक्सिकली लोगों तक पहुंचता है। लोगों को लगता है कि गांधी आधुनिकता के विरोधी थे। तो इस विचार की भी स्पष्टता जरूरी है कि गांधी, जैसा कि आपने कहा, गांधी आधुनिकता के विरोधी नहीं थे। सिर्फ जो, यदि एक मशीन को इंट्रोड्यूस करने से 50 लोगों का, 100 लोगों का एम्प्लॉयमेंट जाता है, तो उस प्रकार की नकारात्मक आधुनिकता का गांधी विरोध करते हैं। न्यूक्लियर वेपन की हम लोग बात करते हैं, आर्मामेंट की वगैरह बात करते हैं, तो इन सब का गांधी विरोध करते हैं। तो इन सबको सर मैं बीच में कुछ सवालों को जोड़ लेता हूँ अपनी बातों को आगे करता हुआ। आर.सी. गोयल हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से। उनका जो विचार है कि गांधी जी ने हमें अहिंसा का मार्ग दिखाया, लेकिन आज के समय में बढ़ते अपराधों को देखकर लगता है कि हमने कहीं ना कहीं गांधी जी के विचारों को भुला दिया है। आपके अनुसार आज के समय में हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम दोबारा गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चल सकें? आर.सी. गोयल जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित है सर, ये सवाल है। तो सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक बात सवाल है कि सर अपराधों बढ़ते अपराध जो है उसके कारण तो हम ही हैं, निश्चित रूप से हम मनुष्य हैं। और इसके पीछे कहीं न कहीं हमारी लालच और हमारी जो असंवेदनशीलता है उसको मैं कारण मानता हूँ। गांधी को हम क्यों बीच में लाए? गांधी हमारे लिए प्रेरणा का विषय जरूर है, लेकिन गांधी के अलावा आप तो मनुष्य हैं। आप अन्न खाते हैं, आपके भीतर चेतना है, तो आप सोचने समझने की दृष्टि खुद क्यों नहीं विकसित करते? सबसे बड़ा सवाल ये। मित्रों, मैं ये तो आप लोग सही सवाल कर रहे हैं। अपराध बढ़ रहा है। मैंने तो कहा ना कि अगर जेल का उत्पादन हो रहा है पूरे दुनिया भर में, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है बताइए? जेल का उत्पादन क्यों हो रहा है भाई? उतने बड़ी मात्रा में जितने जेल हैं उसको हम स्कूल क्यों नहीं बना रहे हैं? समस्या ये है। उसको हम औषधालय क्यों नहीं बना रहे हैं? जेल बना रहे हैं। महिला जेल जो है पूरे भारत भर में बनाए गए, और उसके पहले पुरुष जेल थे, और इस तरीके से जेलों का उत्पादन हो रहा है। दूसरी चीज कि फरेब का उत्पादन हो रहा है। यह जो विसंगतियां हैं मनुष्य के साथ, वह जीवन में बहुत कम समय में बहुत कुछ अर्जित कर लेना चाहता है। इसके कारण अपराध बढ़ रहा है। और अपराध जो है वो एक मनोवैज्ञानिक विकृति है, और उसको इस तरीके से ही समझना होगा कि एक व्यक्ति के भीतर क्रूरता का कितना ज्यादा प्रभाव है। तो क्रूरता जो है वो सहिष्णु कैसे हो सकती है, कैसे विनम्रता में बदल सकती है, क्रोध जो है वो किस तरीके से विनम्रता का कारण बन सकता है। गांधी ने अगर जो चित्त वृत्ति की बात की थी, तो आप ये सोचिए कि चित्त का विकार जो है वो व्यक्ति को पागल बना देता है, वो अपराधी बना देता है। तो कहीं न कहीं तो हमारे इसमें खान पान भी है, और हमारा जो पूरा वातावरण है, और मीडिया का जो दुष्प्रभाव है, इसको आप देखें, ये पूरे भारत को बिल्कुल ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ एक पूर्वानुमान हम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 60-70% लोग अपराधी प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं, तो ये बहुत चिंताजनक है। मतलब भारत के लिए तो चिंताजनक है, मैं मानता हूँ। और गांधी इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें तो करना हम सब लोगों को है। गांधी क्या करेंगे? गांधी हमारे लिए एक संस्कृति देकर गए कि आप अहिंसक बनिए, आप अपने जीवन को अनुशासन में रखिए। अनुशासित न होने का कारण है कि हम तमाम छेड़छाड़ करते हैं,
उसका कारण है कि हम दूसरे की जमीन पर आधिपत्य जमाना चाहते हैं। और ये केवल व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, ये दुनिया के तमाम राज्य कर रहे हैं। जितने राज्य हैं, मतलब जितने देश हैं, वो अपनी संप्रभुता बढ़ाना चाहते हैं। वह लोग युद्ध करना चाहते हैं और मनुष्य अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करके अपने आधिपत्य को जमाना चाहता है। यह जो प्रवृत्ति है, जो संचय की प्रवृत्ति है या जो आधिपत्य जमाने की प्रवृत्ति है, इस पर अंकुश लगाने के लिए हम लोगों को खुद विचार करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से अपनी जरूरतों को कम करें और दूसरे के लिए सहयोगी साबित हों, कैसे उसके लिए सहिष्णु और प्रेम के नियम पर चलने के लिए आग्रही हो सकते हैं। ये बात है। कोई और सवाल? नहीं सर, वो ये विचार एक है, क्वेश्चन है कि वो कुछ समझना चाहते हैं क्या आपसे कि व्हाट्स द कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ गांधीयन फिलॉसफी एंड वैल्यू इन द टुडेज पॉपुलर कल्चर इन इंडिया। जो कॉमन कॉन्शियसनेस है वो गांधीयन फिलॉसफी में, वो आज के पॉपुलर कल्चर में किस तरीके से वैल्यूज जो हैं वो किस तरीके से है, इन चीजों को समझना है। लगभग मैं इसका जिक्र तो कर ही दिया, क्योंकि पॉपुलर कल्चर जो है वो एक अलग टर्मिनोलॉजी है और उस पर एक अलग डिबेट हो सकता है, क्योंकि पॉपुलर कल्चर ने मनुष्य को ज्यादा प्रभावित किया है और इससे जो हमारे जो ग्लैमराइज रातों रात हम स्टार बन जाना चाहते हैं या हम रातों रात कुछ इस तरीके की चीजें ईजाद कर लेना चाहते हैं जिसमें कि हमको लोग जाने और समझने लगे। तो ये जो पॉपुलर कल्चर का पूरी टर्मिनोलॉजी है, इसको समझने की जरूरत होगी। गांधीयन फिलॉसफी डिपेंड्स अपॉन वैल्यूज, ठीक है। ये तो पूरे आप पॉपुलर कल्चर के लिए उनके पास कहाँ स्थान बताइए। पॉपुलर कल्चर जिस तरीके से आज, इसी तरीके से पॉपुलर कल्चर को बिल्कुल मैं इस तरीके से मानता हूँ कि एक पोस्ट ट्रुथ का हिस्सा है। जिस तरीके से जी कंस्ट्रक्शन है, जिस कंस्ट्रक्शन का पूरा जो डिबेट है वो पोस्ट ट्रुथ और पॉपुलर कल्चर को लेकर के आया है। इसको अलग तरीके से हमें समझने की जरूरत है। इस पे बहुत सारे जो संस्कृति के विमर्शकार लोग हैं वो इस पे बातचीत करते हैं। ठीक है सर, बाकी फेसबुक और यूट्यूब पे हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आपसे लिए। बाकी मैं सर बहुत अच्छा कार्य कर रहा, हम लोगों ने समझा। हाँ जी बीना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अजय जी आपको भी। रोहित जी भी मैं बीना जी को मैं अभी निमंत्रित करता हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए, ताकि सर का वो वोट ऑफ थैंक्स करें। और मुझे दूसरे कार्यक्रम में जाना है और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं और भी प्रश्नों को लेता, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं मित्र आपसे, आप लोगों से फिर कभी किसी दूसरे मसले पर बातचीत जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि समस्या हमारी ये है कि मुझे रात 10 बजे तक मैं परेशान हूँ। हाँ जी, प्लीज। सर थैंक यू अजय एंड थैंक यू सर। सर आज के कार्यक्रम में जो आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया उसके लिए धन्यवाद। और आपने बहुत ही अच्छे से इस विषय को रखा और ऐसी बहुत सी चीजें थी जो सही में मैं भी नहीं जानती थी और आपके लेक्चर के थ्रू ये जानने को मिला। और एक जो सबसे सही बात आपने कही, जो आज की व्यवस्था को हम देखते हैं और भारतीय संस्कृति की अगर कहीं ना कहीं बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति बिना गांधीयन कल्चर के इट्स इनकम्प्लीट, ये तो हम सब मानते हैं। लेकिन ये गांधीयन कल्चर कैसे बना? जैसा आपने बोला, गांधी ही जो एक व्यक्ति से, अगर जिसको हम एक महात्मा गांधी आज जानते हैं, तो उस इंसान ने अपने जीवन में अनुशासन, जो कि एक आपने भी एग्जांपल बताया था कि उनके पास एक लेडी आई, अपने बच्चे को वो मीठा छुड़वाना चाहती थी, लेकिन वो पहले एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपने ऊपर किया और उसके बाद उन्होंने उससे बात की। तो कहीं ना कहीं ये जो एक अनुशासन, एक बैलेंसिंग अप्रोच है हर चीज को लेकर, ये कहीं ना कहीं हम छोड़ रहे हैं। और एक यही रीजन है कि आज क्राइम बढ़ रहा है। और अभी एक जो श्रोता ने एक क्वेश्चन पूछा कि अपराधों से निवारण कैसे, अपराधों से निवारण का एक जो सबसे अच्छा, मैं सर का ही लाइन को कोट करना चाहूंगी। सर ने बहुत अच्छा बोला कि हमें अपने हिस्से का
गांधी बनने की जरूरत है। और ये अप्रोच हमें लानी बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं हम अपने हिस्से का गांधी तो नहीं बनते, लेकिन दूसरे की बात कर लेते हैं। तो ये वाली अप्रोच लाने की जरूरत है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस और मैं सर से बात करना चाहती हूँ, लेकिन सर के पास अभी समय नहीं है। तो इसके लिए बस मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी, और उनके जो उनका मूवमेंट है अहिंसा आयोग की मूवमेंट, उनके लिए उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और उनके मूल्यवान विचारों के लिए और कम समय में हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए उनका धन्यवाद। और आशा है कि सर आप आगे आने वाले समय में भी हमारे साथ अपने विचार साझा करेंगे। और अंत में मैं मॉडरेशन के लिए अजय को भी धन्यवाद करना चाहूंगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट यूट्यूब और फेसबुक पर जुड़े हुए जो हमारे श्रोतागण हैं, उन सभी को भी धन्यवाद करना चाहूंगी। और आप सभी श्रोतागणों से ये भी अनुरोध करना चाहूंगी कि आगे भी हमारे आने वाले कार्यक्रमों में हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सर, थैंक यू कन्हैया त्रिपाठी सर। आप सबका धन्यवाद, और काशी वासियों को भी धन्यवाद, और बाबा विश्वनाथ का भी धन्यवाद। आप सबको अच्छे जीवन की शुभकामना देता हूँ। नमस्ते। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम।